दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनीकॉम्ब के बारे में। जैसे कि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, फुटिंग, कॉलम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपका है व्हाट आर हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या है, टाइप्स ऑफ हनीकॉम्ब, कितने प्रकार का हनीकॉम्ब होता है, वेयर वी कैन फाइंड हनीकॉम्ब, हम कहाँ हनीकॉम्ब देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब का इफेक्ट आपके स्ट्रक्चर पे क्या होगा, कॉजेज फॉर हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब फॉर हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब का क्या क्या कारण है, पुअर वर्केबिलिटी क्या होती है, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ रिवर क्या है, मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क एंड ग्रोथ लीक क्या होता है, पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या है, और प्रैक्टिस टू मिनिमाइज हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। कंक्रीट में हम तरीके से, किस वे से जो है हनीकॉम्ब कम से कम हम लोग आने देंगे। फिर रिपेयरिंग ऑफ हनीकॉम्ब। नेक्स्ट, वाटर हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या है? हनीकॉम्ब आर द होलो स्पेसेस, जैसा कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं, होलो स्पेसेस एंड कैविटीज लेफ्ट इन कंक्रीट मास ऑन सरफेस और इनसाइड द कंक्रीट मास which is caused by the motor not filling the space between the force aggregate and particle। जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, इसमें एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और वाटर, ये सली जो है जब आता है, जैसा हम कॉलम, बीम या स्लैब में मटेरियल इसको लोड करके डालते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से इसको कंपैक्शन नहीं करेंगे, प्रॉपर नीडल वाइब्रेटर का यूज करके इसको आप नहीं कंपैक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, हनीकॉम्ब फॉर्मवर्क निकलने के बाद देखने को मिलेगा। सेकेंड है, हनीकॉम्ब कितने तरह का होता है? जनरली हनीकॉम्ब आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्मॉल साइज हनीकॉम्ब। स्मॉल साइज हनीकॉम्ब हम उसको बोलेंगे जिसका डेप्थ लेस देन 25 mm होगा। सेकेंड, मॉडरेट साइज हनीकॉम्ब। मॉडरेट साइज हनीकॉम्ब हम उसको बोलेंगे जिसका साइज 25 mm तो होगा, बट स्टील पार्ट जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब जो कास्टिंग किए उसके बाद जब आप फॉर्मवर्क को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो उसमें हनीकॉम्ब दिखेगा, तो हनीकॉम्ब दिख रहा है, होल दिख रहा है इस टाइप से, बट स्टील एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन इज लार्जर साइज हनीकॉम्ब। लार्जर साइज हनीकॉम्ब उसको बोलेंगे जो डीपर देन 25 mm होगा और जिसमें स्टील भी एक्सपोज होगा। मतलब आप रेनफोर्समेंट देख सकते हैं, रिवर को आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि इस फोटोग्राफ में है। उसके बाद है वेयर वी कैन फाइंड हनीकॉम्ब। हम लोग हनीकॉम्ब कहाँ कहाँ देखते हैं? जैसे आप वॉल करेंगे, आरसीसी वॉल में देखने को मिलेगा, फुटिंग कर रहे हैं, फुटिंग के अंदर मिलेगा, कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम में मिलेगा, बीम है, बीम का कास्टिंग हो रहा है, फॉर्म वर्क हटाने के बाद बीम में मिलेगा, स्लैब में मिलेगा। तो हनीकॉम्ब विच आर ऑन साइड एंड बॉटम आर विजिबल टू नेक्ड आइज, जिसको हम अपने आंख से देख सकते हैं, एंड कैन बी डिटेक्टेड व्हेन शटरिंग इज रिमूव। मीन्स मान लीजिए हम कॉलम का कास्टिंग किए, कास्टिंग करने के बाद फॉर्मवर्क वहाँ से हम हटाए, फॉर्मवर्क हटाने के बाद अगर आपको इस तरीके से सरफेस दिखता है, तो ये हनीकॉम्ब है जो हम अपने आँख से देख सकते हैं और इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। हनीकॉम्ब व्हिच आर इनसाइड मास ऑफ कंक्रीट। अब मान लीजिए बीम के केस में, इस बीम के केस में मान लीजिए ये तो साइड से नहीं दिख रहा है, बट इसके इनर साइड में हनीकॉम्ब है, तो उसको हम लोग जनरली ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट कराते हैं। तो वॉल में आपको इस तरीके से हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा, कॉलम में इस तरीके से देखने को मिलेगा, फुटिंग में इस तरीके से देखने को मिलेगा, बीम में आप इस तरीके से देख सकते हैं, और ये स्लैब के केस में देखिए जो स्टील भी एक्सपोज है, इस टाइप से देखने को आपको मिलेगा। इफेक्ट ऑफ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब का क्या क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट होता है वाटर एंड एयर इंटर्स इनसाइड। हनी जो है और हवा दोनों ही क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर क्या होता है, इसकी वजह से रस्टिंग एंड कोरोशन ऑफ रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट एक्सपोज होता है हनीकॉम्ब की वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से, उसमें क्या होता है, रस्टिंग आ जाती है और कोरोशन भी उसके अंदर आ जाता है। फिर रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो उसकी क्षमता है, जो उसका टिकाऊपन है, वो आपका कम हो जाता है। लेस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होना चाहिए उस मेंबर का, उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का, वो आपका कम हो जाता है। फिर रेड्यूस द लोड बियरिंग कैपेसिटी, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है उस स्ट्रक्चर का, वो भी कम हो जाता है। अब कॉजेज फॉर हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब किस किस कारण से होता है? पहला है यह पुअर वर्केबिलिटी से। दूसरा है आपका पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मीन्स ओवर साइज एग्रीगेट अगर आपने यूज कर दिया मोटर से, तो क्या होगा, जो बड़े बड़े एग्रीगेट होंगे वो रेनफोर्समेंट
या रेबार के अंदर जब आप इस मटेरियल को डालेंगे तो क्या होगा, बीच के गैप को फिल जो है वो नहीं कर पाएगा मोटर। नहीं करने की वजह से क्या होगा, साइड में हनीकॉम्ब देखने को मिल जाएगा। अगर ग्रोथ लीक है तो ये भी एक कारण है हनीकॉम्ब का। मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क, मान लीजिए आपको कॉलम का कास्टिंग करना था, आपने फॉर्मवर्क स्टार्ट लगा के उसके बाद नट और बोल्ट से उसका टाइटिंग कर दिया। टाइटिंग करने के बाद वर्टिकली जब उसके ऊपर आपने मटेरियल को पुट अप किया और जब वाइब्रेट करने लगे, उस केस में वो एक स्टड किसी भी पार्ट से, साइड से, कॉर्नर से या जॉइंट से अगर लीक होने लगा, वहाँ से अगर मूवमेंट होने लगा, तो कोई कोई भी स्टड अगर मूव कर जाता है तो क्या होगा, जो एरिया स्पेसिफाइड था वहाँ पे आपका हनीकॉम्ब देखने को मिल जाएगा। इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन, जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे जो है स्लैब में ये कॉम्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी में अगर आप सही तरीके से प्रॉपर नीडल का इन नहीं करेंगे, लेयर बाय लेयर कॉम्पेक्शन अगर नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये कॉज है हनीकॉम्ब आने का। फिर है इम्प्रॉपर कवर एंड प्लेसमेंट ऑफ रीबार। मान लीजिए आप कास्टिंग कर रहे हैं स्लैब का और कवर देना था, उस केस में जो सफिशिएंट कवर प्रोवाइड आप नहीं किए, तो क्या होगा, कवर नहीं प्रोवाइड करने के केस में जो गैप है वो आपका क्या है, कम हो जाएगा। कम होने के बाद क्या होगा, वो रिबार जो है, रिबार के बीचों में मटेरियल जो फॉर्मर के ऊपर में रिटेन करेंगे, जब आप शटरिंग खोलेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर कवर नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है वो हनीकॉम्ब के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस टाइप से पोर्ट होल टाइप का देखने को मिलेगा आपको। ये कॉजेज फॉर हनीकॉम्ब है। पुअर वर्केबिलिटी, स्लम टेस्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द वर्केबिलिटी। हम लोग वर्क कंक्रीट का वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। अगर इफ द स्लम इज लेस वर्केबिलिटी इज लेस, अगर आपका स्लम कम आता है तो जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट का वो भी कम आएगा। वर्केबिलिटी माइट बी लेस बिकॉज, क्यों कम होता है, क्योंकि लो वाटर कंटेंट अगर आप दिए तो एंड फाइनल सीमेंट पार्टिकल्स अगर है तो हाई टेम्परेचर में आप वर्केबिलिटी है। इस केस में रेशियो ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट बीइंग लो, अगर आप मेंटेन नहीं किए तो आपका वर्केबिलिटी होगा। इसलिए हम लोग को सलाम का टेस्ट पहले कर लेना चाहिए मटेरियल को आगे डिस्पैच करने से पहले। इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन आप देखिए, ये स्लैब का केस है। मान लीजिए स्लैब में सिंगल लेयर में आपने कॉम्पेक्शन नीडल वाइब्रेटर का यूज करके करना चालू किया, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 125 कर रहे हैं, उसको 2 लेयर में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 75 एक बार में किए और उसका कॉम्पेक्शन करिए वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी बाय यूजिंग नीडल वाइब्रेटर। फिर सेकंड लेयर दीजिए, उसके बाद उसका आप कॉम्पेक्शन करिए तो प्रॉपर कॉम्पेक्शन होगा, हनीकॉम्ब आने का चांसेज कम हो जाता है। तो द पर्पस ऑफ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बाय वाइब्रेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ इंट्रैप्ट एयर। इसका मेन पर्पस क्या है, जो नीडल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं, जो इंट्रैप्ट एयर है, जो इंटर कर रहा है एयर, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटाते हैं, एंड forcing the particle into a closure configuration that will be definitely build the more strength। अगर आप उसको इंटरप्ट एयर को वहां से एलिमिनेट कर देंगे तो जो मोटर के अंदर जो सल्ली है वो क्या होगा, गैप बनने ही नहीं देगा। गैप नहीं बनने के कारण फुली कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या है, आपको वो स्ट्रक्चर मोर स्ट्रेंथ देगा। ओवर वाइब्रेशन वुड मेक द कंक्रीट सेग्रीगेट। अगर आप ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो कंक्रीट सेग्रीगेट होता है, बट अंदर वाइब्रेट करेंगे तो आपको हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा। पुअर कंक्रीट कॉम्पैक्शन अकर्स ड्यू टू इनइफेक्टिव वाइब्रेशन और रिवर कंजेशन। ओवर वाइब्रेशन, अगर आप देख सकते हैं, ये भी एक वाइब्रेशन का मैनुअल दिखाया गया है। अंडर वाइब्रेशन, इंसल्टिंग ऑफ एंगल्स, टचिंग रेनफोर्समेंट और टचिंग फॉर्म वॉल। इम्प्रॉपर कवर एंड प्लेसमेंट ऑफ रिवर। इम्प्रॉपर कवर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीम के केस में, आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं इसका प्रॉपर स्पेसिंग भी होना चाहिए। जो स्टीरअप है उसका हुक लेंथ प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स 135 डिग्री एंगल का आपको मेंटेन करके हुक लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। इफ रिवर इज प्लेस्ड टू क्लोज टुगेदर और टू क्लोज टू फॉर्मर, इट विल ट्रैप द larger pieces of aggregate while the motor in the mixture may not pass through and interface with concrete flow and vibration। अगर रीबार कंजेशन मीन्स आप क्या करेंगे, जो प्रॉपर स्पेसिंग दिया हुआ है, जो डिजाइन ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग अगर रीबार प्रोवाइड नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको 150 पे देना था स्टीरअप, आपने उसको 100 पे देना चालू कर दिया, तो क्या होगा, कंजेक्शन होने लगेगा। कंजेक्शन होगा तो क्या होगा, प्रॉपर गैप जो है मटेरियल जब हम फिल करने लगेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर वाइब्रेशन वाइब्रेशन का यूज, नीडल वाइब्रेटर का यूज हम नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस विंग के अंदर होलो स्पेस बच जाएगा, और होलो स्पेस होने की वजह से आप अगर प्रॉपर कॉम्पेक्शन नहीं करेंगे तो उस केस में
रिवर का प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, कवर प्रॉपर सही नहीं मेंटेन हुआ, तो उस केस में आपको हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा। इनसफिशिएंट कवर, जैसा कि आप इस केस में देखिए, अगर सफिशिएंट कवर होता तो इस तरीके से हनीकॉम्ब नहीं होता, जहाँ पे स्टिल एक्सपोज है, एक मेजर हनीकॉम्ब है। इसको when number of cover block to river is less or the size of the cover block is not sufficient, honeycomb might occur। अब है आपका मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क इन ब्रॉड लूप। अगर जैसा कि हमने पहले भी बताया, अगर आप स्टड लगाए, फॉर्मवर्क सेटिंग का काम किए, उसको टाइटनिंग किए और वहाँ पे स्टड या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर जो सपोर्ट में डाले, किसी वजह से मटेरियल जब आप उसमें दे रहे हैं और कॉम्पेक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर देखेंगे कि जब नीडल वाइब्रेटर का यूज़ कॉर्नर पॉइंट में किया जाता है तो शटरिंग आपका कुछ ना कुछ इंक्लाइन होने लगता है। तो उस टाइम में उसको ध्यान रखना चाहिए और उसको प्रॉपर टाइटनिंग करनी चाहिए। अगर टाइटनिंग सही तरीके से करेंगे और अगर वो इंक्लाइन नहीं होता है तो आपको हनीकॉम्ब देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉपर नीडल वाइब्रेटर का यूज करना चाहिए। सो मूवमेंट जो फॉर्मवर्क का है उससे बचाने के लिए आपको ये केयर करना है। व्हेन जॉइंट्स ऑफ फॉर्मवर्क आर लूज देन दे कैन बी लीकेज ऑफ ग्रोथ थ्रू दी जॉइंट, हनीकॉम्ब अकर। सेकेंड है इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑल्सो रिजल्ट इन ब्लेंडिंग, hence increased water content can also mean that cement slurry growth will escape through the joint of the former। अगर आपने वाटर कंटेंट ज़्यादा यूज किया, जैसे इस केस में देखिए, तो क्या होगा, जो सीमेंट का सल्ली है, ये जो साइड में आप शटरिंग लगाया है, फॉर्मवर्क है, ये सीमेंट का सल्ली क्या होगा, ये प्लाईवुड से बाहर निकलेगा, ये आपका जॉइंट से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें सीमेंट सल्ली बचेगा ही नहीं। जब नहीं बचेगा तो क्या होगा, एक तो स्ट्रेंथ कम होगा, सेकेंड आपको इसके एज में हनीकॉम्ब देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हमको मूवमेंट ऑफ फॉर्मवर्क सही तरीके से टाइटनिंग करके इसके ऊपर टेक केयर करना चाहिए। और पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर हम लोग एग्रीगेट जैसा कि इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, मान लीजिए आपको यूज करना था 20 mm और आपने यूज कर दिया 40 mm, उस केस में क्या होगा, जब हम ये मटेरियल मोटर बना के कॉलम बीम या स्लैब के केस में यूज करेंगे तो क्या होगा, जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट के अंदर आप वो अगर कंक्रीट को पुट अप करेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट प्रॉपर तरीके से सभी जगह इंसर्ट नहीं होगा, कंपैक्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो पुअर ग्रेडिंग होने की वजह से भी आपका जो बिगर साइज एग्रीगेट है वो क्या करता है, ये आपका रेनफोर्समेंट रोड के बीच में नहीं जाएगा तो सर्ली क्या ही नहीं पाएगा, इनलेट ही नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है लेस स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यही है कि प्रेजेंस ऑफ more percentage of bigger size of aggregate in concrete also prevent concrete to fill narrow space। नैरो स्पेस फिल करने से ये लोग ज़्यादातर नैरो स्पेस जो है फिल ही नहीं हो पाएगा। सो दैट इन दिस केस रेनफोर्समेंट रोड भी जो है, रेनफोर्समेंट रोड के बीच में आपको वो गैप मिलेगा, जो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसका हानिकम देख सकते हैं, ऐसे तो बाहर से दिखेगा नहीं। Void often occur because aggregate is too large to pass through a condensed area of rainfall। अब प्रैक्टिस हम लोग क्या कर सकते हैं कि हनीकॉम्ब को कंक्रीट में हनीकॉम्ब ना आए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए, कहाँ हमको ध्यान देना चाहिए। तो हमको सबसे पहले यूज ए मिक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्केबिलिटी और द सिचुएशन इन विच इट इज टू बी प्लेस्ड। सबसे पहले क्या है, आप अगर बैचिंग प्लांट से मटेरियल ले रहे हैं और मान लीजिए आपको साइट पे जाने में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का टाइमिंग है, तो आप कोशिश करिए कि 30 मिनट के पहले ही ये जो मटेरियल आपने बैचिंग प्लांट से रेडी किया उसको वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि साइट पे स्लम टेस्ट करना है। अगर साइट पे आप स्लम टेस्ट करेंगे तो एज पर आईएस कोड जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो ऑब्टेन होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उस कंक्रीट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यूज ए मिक्स एप्रोप्रिएट वर्केबिलिटी फॉर द सिचुएशन इन व्हिच इज टू बी प्लेस्ड। तो सबसे पहले प्लेसिंग के पहले हमको साइट पे स्लम टेस्ट करना है। फिर इंश्योर द मिक्स हैज सफिशिएंट फैंस टू फिल द वॉइड बिटवीन द कोर्स एग्रीगेट। फिर हमें ये भी मेंटेन करना है, ये भी ध्यान रखना है कि जो डिजाइन किया गया है, जो हमारा डिजाइन है, जो रेशियो स्पेसिफाइड है उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। वो मेंटेन रहेगा तो आपको जो वॉइड है वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर सीमेंट का रेशियो होता है वो प्रॉपर होने से आपका स्लम भी ठीक होगा और आपका जो हनी कम है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है यूज प्रॉपर मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन एंड इंश्योर कंक्रीट इज फुली कॉम्पैक्टेड। हमको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कंक्रीट अगर आप लेट कर दिए उसके बाद हमको कॉम्पेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कॉम्पेक्शन प्रॉपर होता है तब भी आपका हनीकम नहीं ऑब्टेंड होगा। जैसे इंसर्ट वर्टिकली, आप जो नीडल वाइब्रेटर यूज करते हैं उसको
देखिएगा जो मेसन होता है वर्टिकली नहीं करता है, उसको इंक्लाइन कर देता है। तो वो उसको अगर वर्टिकली करेगा तो उसे स्ट्रेंथ लगता है, ताकत लगाना पड़ता है। वो क्या करते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है हमको, इंसर्ट वर्टिकली करेंगे ताकि जो भी गैप है, जो भी होल्स है, जो तो वो आपका वर्टिकली इंसर्ट होने से नीचे आपका सही तरीके से कंपेक्शन होगा। सेकेंड है वाइब्रेट बाय लेयर। आप एक ही बार में मत करिए, अगर 400 कर रहे हैं तो 3 लेयर में करिए, 2 लेयर में मिनिमम करिए, 200 का एक लेयर, फिर 200 का एक लेयर, फिर कंपेक्शन करिए। उसके बाद है वाइब्रेट द होल डेप्थ ऑफ लेयर, उसके बाद पूरे डेप्थ ऑफ लेयर का वाइब्रेशन करिए। फिर इंसर्ट एट इंटरवल, इंसर्ट भी करना है तो ये नहीं एक एक इंटरवल पे करते जाना है, लेयर बाय लेयर पे करना है। यूज प्रॉपर मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का सही तरीके से प्लेसिंग का मेथड भी यूज करना चाहिए, जिससे आपको एवॉइड सेग्रीगेशन, एवॉइड डिले और पोर बाय लेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद है प्रॉपर कवर ब्लॉक। प्रॉपर कवर ब्लॉक थिकनेस शुड बी मेंटेन फॉर पर्टिकुलर कंक्रीट स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल वॉल, कॉलम, स्टेयरकेस। 25 mm लेते हैं, स्लैब के लिए 40 mm लिया जाता है, बीम के लिए 50 mm लिया जाता है, और टाइल कैप्स है तो 75 mm। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर ब्लॉक, जो कवर ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया गया है बॉटम आपका रेनफोर्समेंट। सफिशिएंट कवर ब्लॉक शुड बी प्रोवाइडेड, सफिशिएंट कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना है। रिबार कंजेक्शन कैन बी मिनिमाइज by having larger, that is lesser rebar, या by increasing the sectional dimension of the element where possible। आपको क्या करना है कि जो स्टील रेनफोर्समेंट है इसका प्रॉपर स्पेसिंग, चाहे वो हॉरिजॉन्टली बार हो या वर्टिकल बार हो, प्रॉपर स्पेसिंग रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि कंजेक्शन नहीं होगा रेनफोर्समेंट में। आपका जो लार्जर पार्ट है या लेसर पार्ट है वहाँ पे आपका सेक्शनल डायमेंशनल जो है वो पॉसिबल होना कम होगा। इंश्योर द रेनफोर्समेंट लेआउट, आपको रेनफोर्समेंट लेआउट करना है, एंड द सेक्शन शेप विल बी परमिट द कंक्रीट टू फ्लो अराउंड द रेनफोर्समेंट एंड कंप्लीटली फिल द फॉर्म्स। हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग के पहले क्या करना है, आपको रेनफोर्समेंट का लेआउट कर देना है, चाहे वो कॉलम के केस में है, बीम है, स्लैब के केस में है। इससे क्या होगा, जो भी वर्कर है अनस्किल भी होंगे तो वो सही तरीके से प्रॉपर आपको प्लेसमेंट कर पाएंगे रेनफोर्समेंट का। तो इसका इंश्योर आपको पहले से कर लेनी चाहिए। उसके बाद है आपका चेक द फॉर्मवर्क इज रिजिड एंड वेल बैलेंस्ड, द जॉइंट आर वाटर टाइट एंड एनी पेनिट्रेशन थ्रू द फॉर्मवर्क, एग्जांपल फॉर्म टाइज आर प्रॉपर्ली सील्ड। जैसा कि ये फॉर्मवर्क आप देख सकते हैं, ये स्ट्रट है, ये स्ट्रट है, ये ब्रास्ट है। इस केस में यहाँ पे ये जॉइंट है, इस सबको आपको प्रॉपर तरीके से वर्टिकल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इंक्लाइन सपोर्ट और स्ट्रट का फिटिंग और फिक्सिंग करना चाहिए। इसको चेक कर लेना चाहिए। प्रोवाइड इनफ सपोर्ट टू फॉर्मवर्क, जॉइंट के पास मैक्सिमम फॉर्म वर्क होना चाहिए और क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि आपको सही तरीके से अगर फॉर्म वर्क है, सही तरीके से फिटिंग है, नॉट टाइटनिंग है, स्टर्ट और हर स्टर्ट सही तरीके से दिया गया है, प्रॉपर है, सफिशिएंट है, तो आपका चांसेस कम होगा। फिर डिफेक्टिव फॉर्म वर्क एंड एक्सेसरी शुड बी रिपेयर्ड और रिप्लेस टू प्रिवेंट ग्रोथ लीकेज ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। मान लीजिए कॉलम का हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, इस केस में जो यहाँ पे आपने शर्ट लगाया, जो होमवर्क है, जो सपोर्ट यहाँ दिए हैं, जो टाइटनिंग यहाँ पे हुआ है, इसमें से कोई भी पार्ट अगर डैमेज है, स्टड डैमेज है या वर्टिकल सपोर्ट डैमेज है या जॉइंट में जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो डैमेज है, तो आप इसको हटा दीजिए या फिर उसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप डिफेक्टिव आइटम नहीं रखना है होमवर्क का इस केस में। अब है कि हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे, हनीकम तो होता है आएगा, तो इस केस में आपको दो टाइप का हनीकम जो है रिपेयर करने के लिए दिया गया है, जैसा कि एक है स्मॉल और दूसरा है मॉडरेट। स्मॉल के केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जैसे हनीकॉम्ब है, इसको हैक एंड रिमूव द लूज पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू अपीयर ऑन सरफेस। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हनीकॉम्ब है, इस पार्ट में सबसे पहले आपको हैकिंग करना है। हैकिंग उस टाइम तक करना है जब आपको इसके इनर साइड से एक सॉलिड साउंड आएगा, तब तक आप हैकिंग करिए। और सॉलिड सरफेस जब मिल जाएगा उसके बाद उसको क्या करना है, लूज जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको वहाँ से हटा देना है। सेकेंड, सरफेस इज क्लीन बाय वाटर जेट टू ऑब्टेन डस्ट फ्री सरफेस। फिर इस सरफेस को आपको सरफेस को क्लीन करना है, किसके थ्रू, वाटर जेट के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये सरफेस हमको डस्ट फ्री चाहिए। फिर है कंस्ट्रक्शन ग्रोथ इज अप्लाइड, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो है वो अप्लाइड करना है इसके ऊपर। फिर टेक्सचर एंड कलर शुड बी मैच फॉर द एस्थेटिक फिनिश। अगर मान लीजिए आपका कास्टिंग ये किया हुआ है फॉर्म वर्क ओपन करने के बाद, और यहाँ पे जो है ये आपका
हनीकॉम्ब था जिसको हमने रिपेयर किया। तो ये कलर और ये कलर दोनों ही बराबर होना चाहिए एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्यूरिंग डन, इस पोर्शन का फिर आपको क्यूरिंग भी करना है जो एज पर एज। फिर है लार्ज केस में, अगर आपका लार्ज आ जाता है हनीकॉम्ब तब हम क्या करेंगे, मीन्स स्टील एक्सपोज हो गया, मान लीजिए ये कॉलम है या स्लैब है, इसमें हनीकॉम्ब देख ही रहे हैं आप जो स्टील एक्सपोज है, तो सबसे पहले यहाँ भी हैक करेंगे और जो भी वीक कंक्रीट है उसको हम वहाँ से हटाएंगे। और जब तक अंदर के पार्ट से आपको एक सॉलिड साउंड आएगा तब आप उस सरफेस को क्या करिए, वाटर जेट से क्लीन कर दीजिए। क्लीन करके और फिर डस्ट फ्री सरफेस बनाइए। तो कीप क्लियरेंस अराउंड 10%, 12 mm थिक कंक्रीट लेयर इज रिमूव्ड। अगर इस सरफेस के इनर साइड में आपको 12 mm डीप और जाना है कंक्रीट को, फिर उसके लेयर को रिमूव करके क्लीन करके वाटर जेट के थ्रू इसको डस्ट फ्री कर देना है। बाय यूजिंग वाटर जेट सरफेस इज क्लीन। 12 इमल्सन इज यूज एज ए बॉन्डिंग एजेंट। इस केस में जो है सीमेंट मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमल्सन यूज करते हैं। उस इमल्सन का यूज करके फिर हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग जिसका अच्छा बने वो प्लेस करते हैं। ओवर द वेट सरफेस 12 इमल्सन इज अप्लाइड एंड बिफोर ड्राइंग। ओवर द वेट सरफेस, सूखे हुए सरफेस पे हम क्या करेंगे, इमल्सन यूज करेंगे। और उसके बाद जब ड्राई हो जाएगा तो 1:2 सीमेंट मोटर के रेशियो में हम लोग क्या है मटेरियल यहाँ पे आपको लेट करेंगे। आफ्टर मोटर हैज सेट सफिशिएंटली, अगर मोटर सफिशिएंटली सेट हो जाता है फाइनल सरफेस प्रिपेयर हो जाएगा और टॉल से आपको फाइनल फिनिश दे देना है। जैसे देखिए बिफोर पहले ये था और अभी आपका ये सरफेस है। टेक्सचर एंड कलर इज मैच फॉर द एस्थेटिक फिनिश। तो ये कलर और ये कलर मैच होना चाहिए एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यूरिंग आपको एज पर है स्कोर करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही वहाँ पे बेल आइकन को दबाएंगे तो वहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।